हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल था होली और होली को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अब बहुत हो गई एंजॉयमेंट, अब हम करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। आपको पता है हमारी चर्चा चल रही थी किस पर? चाइल्ड डेवलपमेंट पर। मतलब कि हम बाल विकास की क्लासेस कर रहे थे। तो कल यानी कि जो परसों हमने क्लास ली थी वो हुई थी प्रैक्टिस। किस चीज़ की? तो जो हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा था उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी संडे को किया था। अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? तो आज की क्लास में हम देखेंगे शारीरिक विकास, मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि मानव जीवन में शारीरिक विकास होना कितना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है तो इसके अभाव में मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, खेल, ये सारे इन सारे चीज़ों की विकास होने की संभावना नहीं होता है। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, निर्बल है, मतलब बालक है, तो उससे आप ये नहीं अपेक्षा कर सकते हैं कि वो खेल के मैदान में जाकर खेलेगा, एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा या फिर टेनिस का खिलाड़ी बनेगा। इसी तरह से एक बहुत ही दुर्बल जो बालक है, उससे ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं आप कि उस वो बहुत बुद्धिमान होगा। वो अपनी कक्षा में निपुण होगा, प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ है या कोई बालक ही है उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा? वो अपने स्वास्थ्य के स्तर में भी उसके स्वास्थ्य के स्तर में भी निम्नता देखने को मिलेगी। व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा। तो आपने एक बहुत ही अच्छी कहावत सुनी होगी, अरस्तु की है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक? अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, मतलब कि उसके बुद्धि का भी विकास होगा। तो जो ये शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार की गुणवत्ता जो है, उसकी गुणात्मकता है जो, और जो मात्रात्मकता है, ये दोनों पर ही इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। यानी कि और एक कहावत और भी सुनी है जो अभी आपने देखी, क्या सुनी? कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से थका है, हारा है, कमज़ोर है, निर्बल है, तो बीमार है, तो वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहेगा। उससे आप किसी श्रेष्ठ कार्य की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य करने की उससे आशा नहीं कर सकते हैं। वो ना तो अपना भला कर पाता है और ना ही दूसरों का। तो हमें इसमें देखना क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि एक जो शारीरिक विकास है, वो होना कितना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक विकास चक्र। अब ये शारीरिक विकास चक्र क्या होता है? तो जन्म के बाद शारीरिक विकास की मुख्य 4 अवस्थाएँ होती हैं। और वो अवस्थाएँ हैं कौन-कौन सी? तो एक बार उन्हें भी समझना ज़रूरी है। जन्म के बाद 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। क्या होती है? तो जन्म के बाद 2 वर्ष तक जो बच्चे की, बालक की जो शारीरिक विकास की गति है, वो काफ़ी तीव्र होती है। उसके बाद क्या होता है? फिर 3 साल से लेकर 11 साल की जो अवधि है, उसमें शारीरिक विकास की गति में जो है थोड़ी मंदता आ जाती है। जो शुरुआती समय होता है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष का, उसमें शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। लेकिन जब 3 वर्ष से दूसरी अवस्था है, जब 3 वर्ष से 11 वर्ष की जो अवधि होती है,
उस अवधि में बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसमें मंदता आ जाती है। पुनः पुनः 11 से 15 वर्ष की आयु तक यानी कि 15 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। फिर उसके बाद 15 के बाद 16 से 18 के बीच में पुनः शारीरिक विकास की गति में मंदता आती है। तो इसकी 4 प्रमुख अवस्थाएं देखी आपने, जो कि थी जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। फिर 3 से लेकर 11 वर्ष की जो अवस्था है उसमें शारीरिक विकास में मंदता आ जाती है। पुनः 11 से 15 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास की गति में तीव्रता आ जाती है। और फिर जो चौथी अवस्था है यानी कि 16 से 18 के बीच में, तो इसमें पुनः शारीरिक विकास की गति में मंदता आ जाती है। तो आपको ये एज याद रखना है और किस एज में मंदता आ रही है और किस एज में तीव्रता आ रही है, यहाँ से ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा क्या कि शारीरिक विकास का महत्व। एक बालक के या फिर एक व्यक्ति के शारीरिक विकास का क्या महत्व होता है? सामान्य शारीरिक विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से शरीर के 5 क्षेत्रों में विकास होता है। अब वो 5 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? ध्यान रखना है आपको। 5 क्षेत्र जो बालक के व्यवहारों को प्रभावित करता है तथा व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करता है। अब ये पांचों क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं कि वो 5 क्षेत्र कौन-कौन से हैं जो बालक के व्यवहारों को भी प्रभावित करते हैं और उनके साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं। तो इसमें पहला क्षेत्र क्या आता है? सबसे पहला क्षेत्र आता है नाड़ी संस्थान का विकास। पहला क्षेत्र क्या है? नाड़ी संस्थान का विकास। तो शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है, क्योंकि विकास का सिद्धांत ही क्या होता है? मस्तकोध्मुखी विकास। ठीक। और ये मस्तकोध्मुखी विकास क्या होता है? तो सिर से पैर की ओर विकास होना। तो इस क्रम में जब सिफेलोकॉडल जो है इस क्रम में विकास होता है, तो इस क्रम में मस्तिष्क का विकास सबसे पहले होगा। आपने देखा कहाँ से? सिर से पैर की तरफ। ये हमने पहले भी विकास के सिद्धांत में पढ़ रखा है। जब विकास मस्तिष्क से होकर सिर तक जाता है तो कौन सा होता है? मस्तकाधोमुखी। अब इस क्रम में जब विकास हो रहा है तो सबसे पहले किसका हो रहा है? मस्तिष्क का हो रहा है। मस्तिष्क की कोशिकाएं और तंत्रिकाओं के विकास से बालक में सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने चीजों को, ये सारी क्षमताएं उनके अंदर विकसित हो जाती हैं। जो बालक है, बालक का मानसिक और जो बौद्धिक विकास है ये होता है। ठीक। बालक जो है वो नई-नई बातों को सोचता है, वो कल्पनाशील होता है, कल्पनाएँ करता है। इससे बालक में नए व्यवहार प्रतिमान उत्पादित हो जाते हैं। मानसिक योग्यता के विकास की वजह से ही बालक जो नया वातावरण है, नए वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाता है, नए व्यवहार प्रतिमानों को भी प्रदर्शित करने लगता है। और नाड़ी संस्थान के विकास से ही इनमें नए व्यवहारों प्रतिमानों में जो संवेगात्मक व्यवहार है, इससे संबंधित कुछ नियम प्रतिपादित हो जाते हैं, कुछ नए प्रतिमान आ जाते हैं। जो सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, अर्ध प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक अनुरूपता, आदि जो हैं आपके किसी भी संबंध में बालक नए व्यवहार प्रतिमान प्रदर्शित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि नाड़ी संस्थान के विकास की माध्यम से ही शारीरिक विकास और भी सभी प्रकार के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो पहला क्षेत्र आपने क्या देखा? सबसे पहला क्षेत्र देखा नाड़ी संस्थान का विकास। दूसरा क्या है?
दूसरा क्षेत्र है मांसपेशियों का विकास। अब जब हम शारीरिक विकास देख रहे हैं, तो शारीरिक विकास के ही अंतर्गत मांसपेशियों का विकास और मांसपेशियों और अस्थियों का भी विकास आता है। अब मांसपेशियों के साथ-साथ ही हम अस्थियों का भी देख ले रहे हैं। तो ये तो शारीरिक विकास का ही एक पार्ट है। अस्थियाँ जहाँ शरीर को ढाँचा प्रदान करती हैं, वहीं जो मांसपेशियाँ हैं, ये शरीर को सुंदर आकार और रचना प्रदान करती हैं। बालक में हिलने, डुलने, उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने, भागने मतलब इन सारी क्षमताओं का विकास मांसपेशियों में परिपक्वता आने के कारण ही होता है। अगर बच्चे की मांसपेशियाँ परिपक्व नहीं हैं, तो वो हिल-डुल नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, उठ-बैठ नहीं सकता है। जो एक नवजात शिशु होता है, क्या वो तुरंत चलने लगता है? क्या वो तुरंत दौड़ने लगता है? या फिर वो तुरंत उठ के बैठ जाता है? तो नहीं, उसकी मांसपेशियाँ जैसे-जैसे परिपक्व होती हैं, वो वैसे-वैसे उठना, बैठना, चलना ये सारी चीज़ें शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में बालक की अस्थियां बहुत लचीली होती हैं। इसी कारण से बार-बार गिरने के बाद भी बालक की जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो टूटती नहीं हैं। अभी हम लोग गिर जाएं, आपने देखा होगा कि कोई अगर बेड से गिर गया, पता लगा उसका हाथ टूट गया, वॉशरूम में जा रहा था वहां गिर गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मतलब बस थोड़ा सा ही गिरने से हाथ पैर टूट जाता है। लेकिन बच्चों को आपने देखा होगा कितनी बार गिरते हैं, उनका हाथ पैर नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो अस्थियां होती हैं वो बहुत लचीली होती हैं। धीरे धीरे उनमें कड़ापन आता है, तब जाके वो बिल्कुल सी मजबूत होती हैं, कड़ी होती हैं। ठीक। अगला जो क्षेत्र है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास अ, अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण ही जो बालक के स्वभाव है और उसका व्यवहार है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। शरीर में अनेक प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो अलग-अलग अवस्था में क्रियाशील होकर शारीरिक विकास में योगदान देती हैं। ठीक। जैसे जैसे उदाहरण के लिए जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि में वृद्धि पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि में वृद्धि जो हार्मोन है वो निकलता है, जो बालक के लंबाई को नियंत्रित करता है। इसी तरह से थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है। इसी तरह से वयासन यानी कि जो प्यूबर्टी एज है, उसमें यौन हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन का स्रावण होता है, जिससे बालक के जो यौन अंग हैं उनका विकास होता है और उसमें परिपक्वता आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अलग-अलग अवस्थाओं में जो हमारी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये अलग-अलग अवस्थाओं में हार्मोन का उत्पादन करती हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सहायता करते हैं। तो ये जो अंतःग्रंथियाँ हैं, ये भी बालक के विकास में सहायता करती हैं। ठीक। अगला है जो, ये तो हमने 3 क्षेत्र देखा। क्या? एक तो देखा नाड़ी संस्थान का विकास, दूसरा देखा हमने मांसपेशियों का विकास, तीसरा देखा हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी शारीरिक संरचना का विकास। शारीरिक संरचना का विकास क्या है? तो शारीरिक संरचना बालक के बाह्य व्यक्तित्व का आधार होता है। एक लंबा चौड़ा एवं उत्तम शरीर वाला व्यक्ति या बालक अधिक प्रभावशाली दिखता है और दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक। अगर कोई बालक है, उसका जो शारीरिक संरचना है, जो बाह्य व्यक्तित्व है,
अगर वो अच्छा है, लंबा है, चौड़ा है, उसकी कद-काठी अच्छी है, तो वो बालक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और हर व्यक्ति को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। तो शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, चेहरा, उसकी जो मुख की आकृति है, दांत, अस्थियां, मांसपेशियां, ये सारे विकास जो हैं शामिल होते हैं, जिससे हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। जो 5वां क्षेत्र है, लास्ट वाला, वो क्या है? स्वस्थ शरीर का विकास, ठीक? स्वस्थ शरीर का विकास करना ये 5वां क्षेत्र है किसका? तो जो शारीरिक विकास का महत्व है। अब इसमें 5वां क्या है? तो स्वस्थ शरीर का विकास, ठीक? तो शारीरिक विकास जो है, इसमें आपके शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, इसे आप नकार नहीं सकते हैं। जो सामान्य शारीरिक अवस्था से तात्पर्य ये होता है, जो स्वस्थ शरीर है, कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सुसंगठित होकर समन्वित रूप से कार्य करना, यही होता है स्वस्थ शरीर का विकास होना, ठीक? अगर अगर किसी भी अंग में दोष उत्पन्न हो जाता है, तो शरीर अस्वस्थ हो जाती है, हम उसे स्वस्थ शरीर नहीं कह सकते हैं। व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जैसे लैंगर-हैंक्स की दीपिकाओं से जो उसमें इंसुलिन हार्मोन होता है, अगर उसमें कमी से इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में अगर कमी आ जाती है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसी तरह से अगर शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो रतौंधी रोग हो जाता है या फिर अंधापन हो जाता है। विटामिन बी की कमी है, तो बेरी-बेरी रोग हो जाता है, त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी है, तो रिकेट्स हो जाता है। मतलब स्वस्थ शरीर नहीं रह पाता है। अगर शरीर में कोई कमी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, सिर्फ जो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाता है। तो बालक को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए स्वस्थ शरीर के विकास की आवश्यकता होती है, ठीक? ये हमने क्या समझा? तो ये हमने देखा कि शारीरिक विकास का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, क्यों आवश्यक है ये शारीरिक विकास, ठीक? अब अगला हम क्या देखेंगे? ये तो हमने देख लिया महत्व। अब हम थोड़ा-सा ये समझते हैं कि जो शारीरिक विकास है, इसकी कुछ विशेषताएँ भी तो होंगी। तो शारीरिक विकास की क्या विशेषताएँ हैं, हम थोड़ा-सा इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक? तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक विकास दृश्यगत होता है। मतलब जो शरीर में विकास होता है, वो दृश्यगत होता है, उसे देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं। अगर आपके सामने कोई एक छोटा-सा, मान लीजिए आपके घर पे कोई बच्चा है, 2 साल का है, आप उसे 4 साल बाद जो उसके शरीर में परिवर्तन हुआ रहेगा, वो दिखेगा तो आपको। तो ये जो शारीरिक विकास होता है, ये दृश्यगत होता है। शारीरिक विकास गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। जो बच्चे का शरीर होता है, उस शरीर का विकास माँ के गर्भ से ही होने लगता है, यानी कि गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है, ठीक? अगला पॉइंट इसमें आप क्या देखेंगे? अगला पॉइंट है कि शारीरिक विकास सभी अवस्था में समान गति से नहीं चलता है। तो अभी-अभी जब स्टार्टिंग में आपने देखा था कि जो हमारे शरीर के विकास का क्रम है, उसमें आपने देखा था 4 अवस्थाएँ, जिसमें कभी मंद हो रहा था, तो कभी तीव्र हो रहा था, कभी मंद हो रहा था, तो कभी तीव्र हो रहा था। तो जो शारीरिक विकास होता है, ये सभी अवस्थाओं में समान गति से नहीं चलता है। इसमें ये कम-ज़्यादा, यानी कि जो लय है इसका, ये ऊपर-नीचे ग्राफ कुछ इस तरह से इसका बनता जाता है। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया।
बट जो शारीरिक विकास का ग्राफ बनता है वो ऐसे नहीं बनेगा कभी भी, वो कुछ ऐसे-ऐसे बनेगा, ठीक? तो उसमें मंदता और तीव्रता आती रहती है। अगला पॉइंट है, शरीर के सभी अंग एक ही अवस्था में परिपक्व नहीं होते हैं। आपने अभी-अभी देखा कि जो हमारे शरीर में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वो तमाम प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं? तो ये हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर के विकास में सहायता करते हैं। और ये अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग हार्मोन हमारे अलग-अलग शारीरिक विकास के लिए स्रावित होते हैं। तो शरीर के सभी अंग एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। इनमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परिपक्वता आती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला है, लगभग 20 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास चरम सीमा पर पहुंच जाता है। आपने देखा होगा, जब हमने वृद्धि की बात की थी, तो वहाँ पर देखा था कि जो वृद्धि होती है वो कितना चलती है, 20 वर्ष तक चलती है लगभग, ठीक? तो ये जो शारीरिक विकास है ये क्या है? ये भी तो वृद्धि ही है। तो आपने देखा था कि शारीरिक विकास जो होता है वो 20 वर्ष तक होता है। व्यक्ति में जो शारीरिक विकास हो रहा होता है वो 20 वर्ष की अवस्था में अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक? अगला पॉइंट है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अभी-अभी जब स्टार्टिंग में आपने बात की थी, तो क्या देखा था? यही देखा था ना कि अगर किसी बालक का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ है, तो उसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व्यवहार भी अच्छा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक? तो शारीरिक जो विकास है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, ये कथन कारक में भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर सत्य असत्य में किसी फॉर्म में भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। ठीक? तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा, अभी और विकास बाकी हैं आपके 2 पॉइंट। तो शारीरिक विकास बालक के व्यवहार की गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों को प्रभावित करता है। ये सारे पॉइंट हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम एक बार विशेषताएं देख रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट को एक बार में ही क्यों ना देख लें। तो शारीरिक विकास बालक के व्यवहार को गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों को ही प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, शारीरिक विकास ही बालक के अन्य विकासों के संबंध में भविष्यवाणी कर सकता है। जैसे आपने पहले ही देखा कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप क्या उसके बारे में कहेंगे कि क्या ये एक अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा? या एक ये क्रिकेटर बन पाएगा, फुटबॉलर बन पाएगा, टेनिस का खिलाड़ी बन पाएगा? तो जब व्यक्ति का स्वास्थ्य देखकर भी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो शारीरिक विकास से ही बालक के अन्य विकासों के भी संबंध में भविष्यवाणी कर सकता है, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, या फिर आपका, और हमने क्या देखा था एक विकास, तो संवेगात्मक, शारीरिक विकास और सामाजिक, मानसिक, ये सारे विकास हमने देखे थे। ठीक? तो ये हमने क्या बात की? ये हमने देखा कि शारीरिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। हमने महत्व भी पर चर्चा किया, हमने विकास के चक्र पर भी चर्चा किया। अब हमें क्या देखना है? अब हम देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे होता है। मतलब एक नवजात शिशु में किस तरह से विकास होता है, किस तरह से एक वयस्क व्यक्ति में होता है, किस तरह से एक किशोर में होता है। तो इन सभी अवस्थाओं में हम विकास के एक-एक पार्ट को देखेंगे। जैसे जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की।
तो लंबाई देखेंगे, एक नवजात की लंबाई कैसे होती है, बाल्यावस्था के बच्चे की लंबाई, साथ ही साथ हम देखेंगे बचपनावस्था। तो जो भी आपकी अवस्थाएँ हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंबाई की। लंबाई में किसकी? नवजात की लंबाई। तो ये लंबाई आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, नवजात के लिए जो भी बताया जाएगा, आपका ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ये आज कंप्लीट नहीं होगा। इसका दूसरा पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक? तो ये पार्ट थोड़ा ये जो चैप्टर है थोड़ा-सा लंबा है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक नवजात की लंबाई। तो जन्म के समय नवजात शिशु की जो औसत लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो वो 18 से 20 इंच होती है। कितना होती है? 18 से 20 इंच होती है, लेकिन वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारण की वजह से इनमें भिन्नता देखने को मिल सकती है, ठीक? औसतन लंबाई क्या ध्यान रखेंगे आप? औसतन लंबाई आप 18 से 20 इंच ध्यान रखेंगे, लेकिन कभी-कभी वंशानुक्रम और वातावरणीय जो कारक हैं, इन कारणों की वजह से भी आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है। तो समय पूर्व जो जन्मे बच्चे होते हैं, जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है, उनकी लंबाई 16 से 17 इंच भी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा थोड़ी से अधिक होती है। अब जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई सामान्यतः वंशानुक्रम, जातीय भिन्नता और जो वातावरणीय कारक हैं, इनकी वजह से प्रभावित होता है। लंबे माता-पिता के शिशु जन्म के समय से ही लंबे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी और कारक हो सकते हैं जो बच्चे की लंबाई को प्रभावित करते हैं। अब उसमें सबसे पहले आता है माँ का आहार। अगर गर्भकालीन अवस्था में माता का आहार अच्छा है, उसने संतुलित आहार लिया है, तो गर्भ में जो शिशु है उसका विकास भी अच्छा होगा, उसकी लंबाई, इसका वजन औसतन अधिक होगा। लेकिन अगर माँ का ही आहार अच्छा नहीं है, उसे पोषक तत्व नहीं मिले हैं, तो बालक की वजन, उसकी लंबाई, इन दोनों में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। दूसरा एक कारण और हो सकता है कि शिशु की जो गर्भकालीन क्रियाशीलता है। जो शिशु गर्भ में अधिक क्रियाशील होते हैं, वे जन्म के समय दुबले-पतले और कम वजन वाले होते हैं। क्योंकि जो क्रिया करते हैं, वो जो उनके अंदर क्रियाशीलता होती है, उससे उनके जो शरीर की ऊर्जा है, वो ज़्यादा व्यय हो जाती है। अब जब शरीर से ऊर्जा ज़्यादा व्यय हो गया है, तो ऐसे में उसके जो शारीरिक विकास है, उस पर तो असर दिखेगा ही दिखेगा। एक कारण और हो सकता है क्या? तो वो हो सकता है आर्थिक स्थिति। जैसे नवजात शिशु की लंबाई उसके और उसकी जो भार है, वो माता-पिता की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर माता-पिता आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो माता को पौष्टिक आहार मिलेगा। अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो बच्चा भी अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। वहीं अगर जो माता-पिता हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो वो खान-पान का ध्यान नहीं रख पाएँगे। अगर खान-पान का ध्यान नहीं रख पाएँगे, तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, वो कैसे स्वस्थ हो जाएगा? वो भी तो कमज़ोर ही होगा। तो ये कई कारक होते हैं जो बच्चे के वज़न और उसकी लंबाई पर प्रभाव डालते हैं। अगला है बचपनावस्था। यानी कि जो बचपना अवस्था है, बचपना अवस्था में किस तरह से बालक का जो भार होता है, वो बढ़ता है। लंबाई की बात कर रहे हैं, अभी हम भार की बात नहीं कर रहे हैं। तो जन्म के प्रथम 2 वर्ष में शारीरिक वृद्धि और विकास की गति अत्यंत ही तीव्र हो जाती है। आपने देखा कि जब हमने विकास का चक्र देखा था, तो वहाँ पर इस बात पे चर्चा हमने की थी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक शिशु के जो शारीरिक विकास की गति है, उसमें तीव्रता देखने को मिलती है।
इसी कारण बालकों की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है और 4 माह का बालक 23 से 24 इंच तथा 1 वर्ष का बालक 28 से 30 इंच तक का हो जाता है। मतलब इस 2 वर्ष के दौरान जो बच्चे की औसतन लंबाई बढ़ती है वो लगभग 2.5 से 3 इंच तक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कब? तो ये देखने को मिलती है बचपनावस्था में। अब अगर इसी में हम देखें कि बाल्यावस्था में किस तरह से पूर्व बाल्यावस्था में किस तरह से बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जो पूर्व बाल्यावस्था का काल है वो है 2 से 6 वर्ष। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति मंद हो जाती है। जो दूसरी अवस्था आपने देखी थी उसमें क्या होती है, तो बालक की जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, गति उसकी मंद हो जाती है। बालक धीरे-धीरे बढ़ता है। इस समय उसकी औसतन जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की दर से हर साल बढ़ती है। यानी कि जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चे की जो औसतन लंबाई होती है, वो 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर की दर से हर साल बढ़ता है, ठीक? लेकिन जो इससे पहले था, शिशु नवजात जो शिशु था, उसमें क्या हुआ था, तो उसमें 2.5 से लेकर 3 जो बचपनावस्था देखा था। तो जो बचपनावस्था देखा था आपने, उसमें 2.5 से लेकर 3 इंच की बढ़ोतरी हो रही थी औसतन। लेकिन जो पूर्व बाल्यावस्था है, उसमें जो औसतन लंबाई हर साल बढ़ रही है, वो 7.5 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक बढ़ रही है। अब 5 वर्ष का बालक अपने जन्म की लंबाई का 2 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो 5 वर्ष का बालक होता है या जो नवजात शिशु है, वो अपनी जन्म की लंबाई का 2 गुना कितने वर्ष में होगा? तो कितने वर्ष में होगा? जन्म के लंबाई का 2 गुना बालक 5 वर्ष में होता है। इस समय उसकी जो सामान्य लंबाई है वो 35 से 40 इंच हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो लगभग 35 से 40 इंच हो जाती है, ठीक? ये तो हमने बात की पूर्व बाल्यावस्था की। अब हमें देखना है कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या बढ़ोतरी होती है, ठीक? लेकिन उत्तर बाल्यावस्था को समझने से पहले एक बात आपको समझनी है। जो 2 से 6 वर्ष के बालक और बालिकाएँ होती हैं, उनकी लंबाई में यौन भिन्नता के कारण कुछ विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप बाद में देखेंगे अभी। तो वे समान रूप से ही बढ़ते हैं। जो एक 2 से 6 वर्ष का बालक होता है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था तक तीव्र बुद्धि के बालकों की लंबाई जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, उनकी अपेक्षा अधिक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था में क्या ध्यान रखेंगे? उत्तर बाल्यावस्था में भी बालकों की लंबाई धीमी गति से होती है, ठीक? इस अवस्था में बालक की लंबाई प्रतिवर्ष 2 से लेकर 3 इंच की वृद्धि होती है। इस आयु में लड़कियों की बढ़वार लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, अतः लड़कियां कुछ अधिक लंबी दिखाई देती हैं। लेकिन जब आपने पूर्व बाल्यावस्था में देखा था, तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उत्तर बाल्यावस्था की बात आई, तो उसमें हमने देखा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई थोड़ी से अधिक देखने को मिलती है। लड़कियां कुछ अधिक लंबी दिखाई देती हैं, ठीक? तो ये हमने किसकी बात की? ये हमने उत्तर बाल्यावस्था की बात की। अब हम थोड़ा-सा वयःसंधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो वयःसंधि क्या है?
तो वया संधि वह संधि ये वया संधि है। वया संधि अवस्था में लंबाई में वृद्धि बड़ी तीव्र गति से होती है। ठीक, लंबाई में औसतन वृद्धि 3 इंच के हिसाब से होती है। ठीक, 12 से 13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते लड़कियां 58 इंच लंबी हो जाती हैं और 18 वर्ष के लड़के की लंबाई 66 इंच तक हो जाती है। 18 वर्ष के पश्चात लड़कियों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो लड़के होते हैं इस आयु के बाद भी तीव्र गति से बढ़ते हैं। ये आपने आसपास देखा होगा कि जो आपके एज ग्रुप में लड़के और लड़कियां होती हैं उसमें लड़कों की लंबाई कम दिखाई देती है। तो लेकिन बाद में 18 वर्ष के बाद आप देखेंगे कि आप तो छोटी रह जाएँगी, यानी कि जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों की अपेक्षा छोटी रह जाएँगी और लड़का उनसे काफ़ी लंबा हो जाता है। तो लड़कियों की जो शारीरिक लंबाई की वृद्धि होती है वो 18 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। लेकिन लड़कों में 18 वर्ष के बाद भी तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक? ये तो हमने बात कर ली वया संधि तक। अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा-सा वज़न के बारे में कि किस तरह से एक नवजात शिशु का वज़न बढ़ता है, बचपनावस्था में कितना वज़न बढ़ता है, बाल्यावस्था में मतलब जो-जो हमने अभी पीछे चर्चा की जिसकी, उसी के बारे में हमें फिर अभी चर्चा करना है। लेकिन अब हम बात करेंगे वज़न के बारे में, वेट के बारे में। अभी तक हमने हाइट की बात की थी यानी कि लंबाई की बात की थी। अब सबसे पहले देखेंगे हम वज़न को नवजात में। तो जन्म के समय एक नवजात शिशु का वज़न 6 से 8 पाउंड होता है। लेकिन परंतु समय पूर्व जो जन्मा हुआ शिशु है या फिर बालक है, उसका वज़न 3 से 4 पाउंड भी हो सकता है। जन्म के 2 सप्ताह बाद तक वातावरण के साथ समायोजन ना कर पाने के कारण बालक के जन्म के भार में कमी आ जाती है। ये हमने शुरू से पढ़ रखा है कि जो नवजात जन्म लेता है वो 2 सप्ताह तक उसके जो भार है उसमें वृद्धि ना होकर घटोत्तरी होती है, यानी कि कमी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बाह्य वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर रहा होता है। वो खुद से चूसने की क्रिया करता है, खुद से निगलने की क्रिया करता है, समायोजन करता है तापमान के साथ, श्वसन के साथ, पाचन तंत्रों के साथ। तो इसी वजह से उसका वज़न घटता है। इस अवस्था में वज़न में वृद्धि बड़ी ही तीव्र गति से होती है। ठीक? अब ये तो हमने देखा नवजात के बारे में। अब थोड़ी-सी बात करेंगे कि जो बचपनावस्था है, यानी से जो 1 से 1 माह से 2 वर्ष की अवस्था है, उसमें क्या होता है? तो 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के भार का 2 गुना वज़न प्राप्त कर लेता है। यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चा कब 2 गुना होता है, कब 3 गुना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लंबाई और वज़न इन दोनों का मतलब कब गुना गुना पूछा जाता है कि कब कितने गुना होता है। तो 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के भार का 2 गुना वज़न प्राप्त कर लेता है तथा 1 वर्ष में उसका वज़न 3 गुना हो जाता है। ठीक? अब दूसरे वर्ष में वज़न में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। किसके? बचपनावस्था में। अब बात कर लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था में भार वृद्धि मंद हो जाती है क्योंकि इस समय बालक के अधिक ऊर्जा व्यय होने यानी कि खेल कूद दौड़ भाग इन सब में उसकी जो ऊर्जा है ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है। अब जब ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है तो शारीरिक वृद्धि और विकास पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष के बालक के भार में वृद्धि 3 से 5 पाउंड प्रति वर्ष होती है। जो 5 वर्ष का बालक है
वो अपने जन्म के भार से 5 गुना अधिक हो जाता है। अब आप एक बार बताइए कि जो लंबाई है वो बच्चे के 5 वर्ष होने पर कितनी हो जाती है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितने गुना हो जाती है? ठीक? आगे हम देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे। ये आज हमारी लास्ट बातचीत होगी उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था में वजन में वृद्धि धीमी गति से होता है। 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़के कुछ अधिक भारी होते हैं, लेकिन 11 से 12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों से वजन में अधिक भारी हो जाती हैं। 11 से 12 वर्ष की जो लड़कियां हैं, उनका भार 80 से 90 पाउंड तक हो जाता है। ये हमने उत्तर बाल्यावस्था की बात की। अब उत्तर बाल्यावस्था में वजन में वृद्धि वसा के कारण जो जमाव है, वसा के जमाव के कारण नहीं होती है, बल्कि जो अस्थियां और मांसपेशियां हैं, उनके विकास की वजह से इनमें वजन आता है। अब बालक की शरीर रचना भी उसके लिए उत्तरदायी है। अब ये जो शरीर रचना होती है, ये मुख्य रूप से 3 होती है और ये तीनों को आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक्टोमॉर्फिक की। एक्टोमॉर्फिक क्या है? आप इसे ध्यान रखिएगा, चाहे ये एक्टोमॉर्फिक आ जाए या फिर ECTOMORPHIC, कुछ इस तरह से लिखा मिल जाए तो ये पूछा जाएगा आपसे एक्टोमॉर्फिक ही, इसकी हिंदी खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये एक्टोमॉर्फिक है क्या, कौन सा व्यक्ति एक्टोमॉर्फिक कहलाता है। तो एक्टोमॉर्फिक शरीर रचना वाले व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। उनके शरीर में अस्थियां, हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती हैं। जो एक्टोमॉर्फिक वाले व्यक्ति हैं वो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं और उनके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां आपको देखने को मिलेंगी। उनकी मांसपेशियां भी पतली, लंबी और शक्तिहीन होती हैं। वे भार में कम होते हैं। ऐसे शरीर रचना वाले व्यक्तियों का व्यवहार आत्मसमर्पणकारी होता है। तो जो दुबले पतले हड्डी दिखाई देने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप जिनकी हड्डियां भी गिन सकते हैं। आप देखिए जो उनके शरीर की अस्थियां दिखती हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं, इतने दुबले पतले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? एक्टोमॉर्फिक कहलाते हैं। ठीक। अब चाहे आप इसे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, ये है तो एक्टोमॉर्फिक ही। दूसरे क्या होते हैं? तो दूसरे होते हैं मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक चाहे ये आपको ये हिंदी में दिया जाए या चाहे आपसे ऐसे ही मीसोमॉर्फिक, ठीक। तो कुछ इस तरह से भी आपको लिखा मिल सकता है, लेकिन हिंदी खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले भी बता चुकी हूँ। तो मीसोमॉर्फिक शरीर रचना वाले लोग लंबे, गठीले और ताकतवर होते हैं। जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, उनके शरीर में ताकत नहीं मिलेगी, लेकिन जो मीसोमॉर्फिक होते हैं, ये ताकतवर होते हैं। उनकी मांसपेशियां लंबी और शक्तिशाली होती हैं। इनकी वजन ना तो बहुत अधिक होता है और ना ही बहुत कम होता है। इनका जो व्यक्तित्व है वो भी प्रभावशाली होता है। ये सही होते हैं, ना बहुत मोटे होंगे ना बहुत पतले होंगे। ये कैसे होते हैं? ये ठीक ठाक होते हैं, मतलब इनका वजन भी ठीक होता है, ना बहुत ज़्यादा होगा और ना ही बहुत कम होगा। जो एक्टोमॉर्फिक थे वो क्या थे? तो उनका वजन कैसा था? भारी था। मीसोमॉर्फिक ये ठीक ठाक थे, ना बहुत लंबे थे ना बहुत अधिक थे। अभी लास्ट में हम देखेंगे एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक वाला व्यक्ति क्या होता है? मोटा होता है। ठीक। तो जो एंडोमॉर्फिक होता है, एंडोमॉर्फिक रचना वाले लोग गोल, मटोल और थुलथुले होते हैं। थुलथुले मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा ही मोटे होते हैं। ठीक।
उनके शरीर में मांसपेशियों की तुलना में वसा की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी कारण से वो मोटे दिखाई देते हैं। अब जिसके शरीर में वसा की मात्रा अधिक होगी, वो मोटा, थुलथुला, दलदला सा दिखाई देगा, ठीक? लेकिन जिसके पास वसा ही नहीं है, वो दुबला-पतला दिखाई देगा, ठीक? इसी कारण से वो मोटा दिखाई देता है और ये शक्तिहीन होते हैं। इनका स्वभाव बिल्कुल सरल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बालक के पोषण, खान-पान की आदतें, इन सब के अनुसार वज़न में वृद्धि होती है। जिस तरह से आप बच्चे का खान-पान रखेंगे, जिस तरह से उनको खिलाएँगे-पिलाएँगे, उसी हिसाब से उनके शरीर की बढ़ोतरी होगी, उनके वज़न में बढ़ोतरी होगी, उनकी लंबाई में बढ़ोतरी होगी। तो ये जो वृद्धि है, ये जो वज़न में वृद्धि हो रही है, ये बच्चे के खान-पान का ही असर होता है, ठीक? अगर अत्यधिक वज़न होता है किसी व्यक्ति का, जैसे आपने बात किया एंडोमॉर्फिक का, तो जो एंडोमॉर्फिक वाले व्यक्ति होते हैं, इनका दुष्प्रभाव होता है। वर्तमान में जो भारत है, भारत में किशोरों का अत्यधिक वज़न होना एक विकट समस्या हो गई है, जिसकी वजह से किशोर वया के बालक मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, इन सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है, तो वो अपनी मोटाई के साथ-साथ अपने शरीर में बीमारियों की भी वृद्धि कर रहा है। उसके साथ-साथ मोटाई के साथ-साथ उसके पास तमाम प्रकार की बीमारियाँ भी आ रही हैं। तो ये मोटाई जो है, ये इसके काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं, तो मोटाई से बचना चाहिए, ठीक? तो बस ये हमारी आज आधी क्लास हुई है शारीरिक विकास की। अभी इसमें हमें लगभग इतना ही और पढ़ना है। अभी हमें देखना है कि शरीर के अनुपात के बारे में बात करना है। साथ ही साथ हमें दाँतों के बारे में भी बात करना है कि किस तरह से शिशु के दाँत निकलते हैं। म मांसपेशियों के बारे में बात करना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करना है। तो सारे अभी कई कई इसके पार्ट बाकी हैं। कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप में से जिन लोगों ने भी अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। रात 9 बजे वहाँ पर आपको मिलती है क्विज़ और उस क्विज़ को आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।